हम बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम आज इंदौर के क्षेत्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र में आए हुए हैं गेहूं की वैरायटियां देखने और यहाँ के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह साहब से मुलाकात करने के लिए आए हैं। और आज हम आपको यहाँ की वैरायटियों के बारे में दिखाएंगे। ऐसी जाति चाहते हैं कि जिसकी बुआई जल्दी कर सके। तो ये जो कम पानी वाली प्रजातियां संस्थान ने विकसित की हैं, उनकी खेती आप जल्दी कर सकते हैं और उनके अंदर अगेती गर्मी सहने की शक्ति होती है। सूखा और गर्मी का उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। 20-25 अक्टूबर के आसपास गर्मी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन मास की गर्मी तो बहुत खतरनाक रहती है। उस समय पर अगर आप ज्यादा पानी वाला गेहूं लगाएंगे तो वो उसके ऊपर गर्मी का असर बहुत ज्यादा होता है और उसकी पैदावार आधे से भी कम हो जाती है, चाहे आपने उसमें भरपूर पानी दिया हो, भरपूर खाद दिया हो, सारे संसाधन देके भी आपको उसमें अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी। जबकि यदि कम पानी वाली जातियां जो संस्तुत की गई है उनकी बोनी आप 20 अक्टूबर को भी करें तो आपको उनसे अच्छा उत्पादन मिलेगा। इनमें उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूंगा, दोनों तरह की जातियां हैं, जैसे शरबती चंदौसी या रोटी वाला गेहूं। उसमें यहाँ की पुरानी प्रजाति थी HI 1531 या हर्षिता, जो किसानों में काफी पॉपुलर थी और इसको शरबती गेहूं के नाम से जाना जाता था। रोटी की इसकी बड़ी अच्छी और प्रीमियम क्वालिटी थी, तो ये किसानों ने बहुत पसंद किया। 2 पानी में इसका उत्पादन 35-40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक आसानी से मिलता था। इसी श्रेणी की 2 नई प्रजातियां संस्थान ने विकसित की है। जो शरबती जो ये तो करीब 4000 के भाव में बिकता है किसान जी। इसका भाव महंगा गेहूं यही है। इसका भाव किसानों को अतिरिक्त भाव मिलता है, तो इस वजह से कई बार किसान ये सोचता है कि इनकी पैदावार कम है, लेकिन यदि लाभ लागत का हिसाब लगाए तो जितना लाभ आपको ज्यादा उत्पादन वाली जातियां देती हैं उतना ही लाभ आपको ये कम पानी वाली जातियां भी देती हैं। तो कुल मिला के आप देखें तो लाभ और लागत के अनुमान से, चाहे वो ज्यादा सिंचाई की जाती हो या कम सिंचाई की जाती हो, आपको शुद्ध लाभ एक प्रति यूनिट खेत से उतना ही मिलेगा। इसके अलावा इसी श्रेणी की नई जातियां विकसित की गई हैं, जिसमें HI 1605 या पूसा उजाला है। और इसके बाद अभी इसी साल एक वैरायटी रिलीज हुई है HI 1655 या पूसा हर्षा के नाम से। तो ये तीनों जातियां जो हैं ये प्रीमियम क्वालिटी हैं। किसान भाई इनको देसी गेहूं भी कह सकते हैं, जैसी कि पहले सुजाता या C306 चलती थी, ये उसी श्रेणी की जातियां हैं। तो इनकी खेती आप 2-3 पानी में करें, जल्दी बुआई करके करें। और जो भी किसान चाहे तो इसकी पैकिंग करके प्रीमियम चपाती या प्रीमियम रोटी के लिए जहां जहां बड़े शहरों में मांग है वहां इनको आप भेज सकते हैं। और साथ साथ इनको लगाने में आपको ये फायदा है कि कम पानी में अच्छा उत्पादन देती है। जो किसान भाई नई किस्मों के बारे में जानकारी चाह रहे थे, तो ये 1655 जो किस्म है ये अभी इसी साल रिलीज हो चुकी है। जी रिलीज हो चुकी है। और अगेती बुआई के लिए सबसे बढ़िया किस्म ये नई आई है। इसका बीज प्राप्त करने का प्रयास करें किसान और इसको ज्यादा से ज्यादा लगाने का प्रयास करें। इसी तरह से इस श्रेणी में मालवी गेहूं की भी कई प्रजातियां विकसित की गई। यदि किसान भाई कम पानी में मालवी गेहूं लगाना चाहे तो संस्थान की प्रजातियां हैं, जैसे कि HI 8802, HI 8805, HI 8823 और HI 8830। ये 4 जातियां जो हैं बहुत अच्छी जातियां हैं। इनमें से 8802 और 8805 ऊंचे कद की हैं, बाकी 8823 और 8830 ये दोनों मध्यम कद की हैं। तो बहुत सारे किसानों को ये दिक्कत होती है कि पकते समय यदि कभी आंधी या मावठा आता है तो उसके आड़ा पड़ने की संभावना होती है। तो ये जातियां यदि आप 8830 और 8823 ये लगाएंगे तो ये गिरती नहीं है। और यदि मावठा आता है तो ये उसका अतिरिक्त लाभ उठाती है और इनका उत्पादन थोड़ा सा और बढ़ जाता है। तो ये सभी जातियों में से आप अगेती बुआई के लिए चुने। इनके अलावा आप जो है वो अन्य जातियों की बोनी जो ज्यादा उत्पादन वाली है या समय से बोने वाली है उनको आप जल्दी ना बोएं। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। इनकी बोनी आप जल्दी जो है 20 अक्टूबर के आसपास 20 से 30 अक्टूबर को करें तो बहुत ही अच्छा रहता है। इसके अलावा जो समय से बोने की बात करें तो उनमें वो किसान लगाते हैं जिनके पास 4-5 सिंचाई उपलब्ध हो। तो वो किसानों के लिए हमारे पास शरबती गेहूं या चंदौसी रोटी वाले गेहूं की बात करें तो उसमें अभी तक जो सबसे पॉपुलर वैरायटी किसान पसंद करते हैं उसका नाम है HI 1544 या पूर्णा। रोटी के लिए समस्त अपने आप मान के चलेंगे मध्य भारत और पूरे भारत में ये प्रजाति फैल गई है और रोटी के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है।
इसी श्रेणी में संस्थान की 2 नई प्रजातियां आ गई हैं। अच्छा इनमें HI 1636 जी, या पूसा वकुला के नाम से और HI 1650। अच्छा तो ये वैरायटीज जो हैं ये दोनों की दोनों नई आई हैं। जी, पहले से इनकी क्वालिटी भी अच्छी है, जी, रोटी की गुणवत्ता बेहतर है और उत्पादन में भी ये पहले से आपको ज्यादा मिलेंगी। अच्छा तो ये तीनों प्रजातियां रोटी वाले गेहूं के लिए हाँ, वो किसान जिनके पास 4-5 सिंचाई हो जी, वो ये लगा सकते हैं और इनकी खेती कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा इसी श्रेणी की मालवी गेहूं की प्रजातियां हैं। जी, ऐसे किसान जो मंडी के लिए गेहूं ले जाना चाहते हैं जी, तो उनके लिए यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध जाति है HI 8663 या पोषण के नाम से। तो वो वैरायटी जो है किसान अच्छी लगा रहे थे। जी, उसके बाद 3 और नई प्रजातियां मालवी गेहूं की विकसित की गई है, जिनमें कि पूसा मंगल, पूसा अनमोल हाँ, और पूसा तेजस। तेजस, तो ये चारों वैरायटी में से कोई भी आप जो है वो समय से लगा सकते हैं 4-5 पानी में। हाँ, और पूसा तेजस जो है इसने तो अधिकतम उत्पादन के बहुत सारे नए कीर्तिमान बनाए हैं। हाँ, और मध्य भारत बहुत के धूम मचाई सर इसने, जी पूसा मध्य तेजस। भारत के बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने इसकी 80-85 क्विंटल तक हाँ, उत्पादन जो है लिया। प्रति हेक्टेयर में जी, लिया है। जी, तो ये जो है वो समय से बोने वाली जातियां हैं। हाँ, इनकी बोनी का ध्यान रखें कि ये जब हल्की ठंड शुरू होती है तभी इनकी बोनी करें। जी, इनका सबसे अच्छा समय 10 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में होता है। अच्छा तो इनको आगे पीछे ना बोएं। हाँ, इनके अंदर अगेती और पछेती हाँ, दोनों प्रकार की गर्मी सहने की ताकत नहीं होती है। अच्छा तो इनकी बोनी समय से समय करना से करना बहुत आवश्यक होता है। समय से अगर आप बोनी करेंगे तो आपको निश्चित ही इनसे अच्छा उत्पादन और उत्पाद की अच्छी गुणवत्ता मिलेगी। समय से बोनी करने का मतलब वही कि जो ठंड जिसको अपन कहते हैं कि घी जमने लग जाए या खोपरा जी, का जी, तेल जमने लग जाए, बिल्कुल वही आपने उचित सही समय कहा। रहता है ना। हाँ, कैलेंडर के हिसाब से हाँ, हम लोग उसको 10 नवंबर 10 की नवंबर तिथि से मानते हैं। जी, बाकी कोई किसान 2-4 दिन आगे पीछे करना चाहे हाँ, तो वो अपने समय के हिसाब से कर सकते हैं, जी, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर करने से फिर नुकसान होता है। नुकसान हो सकता इसके अलावा एक और स्थिति है खेती की जिसको हम पछेती खेती कहते है। हैं। जी, ये वो किसान करते हैं जिनके पास पूरे साल पानी उपलब्ध पानी रहता है उपलब्ध रहता है। और वो बीच में एक अन्य फसल लेते हैं। जैसे यहाँ का मुख्य फसल चक्र सोयाबीन गेहूं। सोयाबीन, तो सोयाबीन गेहूं के बीच में वो एक अतिरिक्त फसल लेते हैं, हाँ, जैसे कि आलू, प्याज, लहसुन, कोई भी सब्जी ले लिया, मटर बीच में मटर हो गया, आलू और सरसों मटर हो लेते गया। हैं। जी जी। आलू और मटर लेते हैं। तो ये फसलें लगाने के बाद अगर आपका खेत दिसंबर के महीने में हाँ, खाली होता है हाँ, तो आप इनकी बोनी जो है देर से बोने वाले गेहूं की दिसंबर के महीने में अच्छा, कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमारी पुरानी प्रजाति थी HD 2932, हाँ, तो वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। और उसी श्रेणी में एक नई जाति अभी रिलीज हुई है 2 साल पहले, हाँ, जिसका कि नाम है HI 1634, हाँ, पूसा अहिल्या के नाम से। जी, जी, ये प्रजाति जो है इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। ये रोटी वाला गेहूं है हाँ, और देर से बोने पर भी इसका उत्पादन आपको हाँ, 45-50 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर बड़े आराम से अच्छा। मिल जाता है। इसको सर कुछ किसान समय से बोनी वाले अवधि में भी कर रहे हैं, तो उसमें फर्क पड़ेगा इसमें? जी, अगर आप पूसा अहिल्या की बोनी समय से करते हैं तो निश्चित ही आपको जो समय से बोनी वाली जातियां हैं करीब करीब उसी के जैसा उत्पादन अच्छा, इसमें भी मिलता है। हाँ, इसकी अधिकतम क्षमता जो है 70-75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है। अच्छा, काफी अच्छी है फिर तो। जी, काफी अच्छी। बाकी सस्य क्रियाओं में 2-3 बातें और हैं जो अपने को ध्यान रखना है। जी, एक और मुख्य बात जिसकी तरफ मैं सभी किसानों का ध्यान दिलाना चाहूंगा वो है बीज दर। जी, बीज दर किसान अभी भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि बीज दर की भी एक सीमा होती है। यदि हम बीज दर को उस सीमा से ज्यादा डालेंगे तो फिर उत्पादन घटना शुरू हो जाता है। हाँ, सामान्य तौर पर हम ये मानते हैं कि आपको 1 हेक्टेयर में 100 से 125 किलो बीज डालना चाहिए। छोटे दाने का बीज या मध्यम हो तो 100 किलो या 105 किलो तक आप डालें, और अगर मध्यम दाना है तो 110 किलो तक, और अगर बड़ा दाना है तो 125 किलो तक, जैसे कि मालवी गेहूं वगैरह है। इससे ज्यादा बीज आप न उपयोग करें तो अच्छा रहेगा। इसमें आपका भरपूर पौधों की संख्या दिखाई देगी, कल्ले भी अच्छे फूटेंगे और हर एक पौधे से आपको अधिक से अधिक उत्पादन मिलेगा। ये सर जो बीज दर बताइए आपने, हेक्टर के अलावा थोड़ा सा एकड़ में अगर आपको याद हो तो बताइए। जी, एकड़ में आप ये मान के चलें कि यदि मध्यम दाना है तो आप 40 किलो एकड़, अच्छा, और बड़ा दाना है तो 50 किलो। जबकि हमारे यहाँ तो 70
किलो एकड़ तक डाल देते हैं, जी, 60 जी। किलो एकड़ तक डाल देते हैं, तो वो बहुत गलत होता है। अधिक बीज दर डालने से किसानों को नुकसान होता नहीं है होता है, और दाना भी छोटा रह जाता है, उसका मार्केट जी। वैल्यू भी कम हो जाता है सर। मार्केट वैल्यू कम होती है। इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब आप बीज दर ज्यादा डालेंगे हाँ, तो पौधे में कल्ले नहीं फूटते कल्ले हैं, नहीं फूटेंगे। आपस में कंपटीशन हाइट होता ज्यादा है हो जाएगी और पौधों की ऊंचाई ज्यादा ऊंचाई होती भी है। ज्यादा, पत्तियां ऊंचाई ज्यादा हो जाएगी तो भी वो ओस और नमी जी, से ज्यादा उसका उसमें पत्तियां भी बालियां खराब छोटी होती आती है, पैदावार कम होती है जी। और इस तरीके के खेत को जब पकते समय मावठा चलता है तो उसके आड़ा गिरने की संभावना ज्यादा हाँ, होती है। पूरी संभावना रहती है। तो इसलिए किसान भाइयों से हमारा अनुरोध है कि बीज दर जितना बताया गया जी उतना ही इस्तेमाल करें, जी। समय से बोनी करें, हाँ, नई से नई प्रजाति की हाँ, खेती करें। खेती करें। इसके अलावा जो एक और मुख्य बात याद रखने वाली है जी। वो है संतुलित खाद का उपयोग। हाँ, किसान भाई, एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, तीन ही डालते हैं। ये तीन तत्व रासायनिक खाद के हाँ, रूप में डाला जाता है। तो इनका जो अनुपात है वो ध्यान रखना अपने को 4, 2 और 1, अच्छा, यानी 4 भाग नाइट्रोजन, 2 भाग फास्फोरस और 1 भाग पोटाश। जी। यदि इस अनुपात में खेत में देते हैं जी। तो ये गेहूं की खेती के लिए संतुलित खाद कहलाता है। बाकी आपको ध्यान ये रखना है, जैसे कि इंदौर में यदि हम माने कि 4 बीघा में 1 हेक्टेयर माप होती है खेती की, बड़े बीघे में जिसको 27,000 स्क्वायर फीट का बीघा बोलते हैं, उसमें 1 हेक्टेयर में 4 बीघा होते हैं। तो ये खाद डालने के लिए एनपीके 4:2:1 के अनुपात में सबसे अच्छी खाद जो हम लोग मानते हैं वो होती है मिक्सचर खाद एनपीके 12-32-16 और यूरिया। तो ये दोनों खाद आप अगर बराबर मात्रा में डालेंगे तो ये 4:2:1 का अनुपात अपने आप बन जाता है। अच्छा। संतुलित होती है और ये सबसे जो है वो कम लागत वाली खाद है, डालने में भी सुविधाजनक है और ज्यादातर किसानों के यहाँ उपलब्ध भी होती है। और किसानों को यदि कभी ऐसा लगता है कि उपलब्धता में दिक्कत है तो वो सीजन से 1 आध महीना पहले अपने खाद का इंतजाम करके रखें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। बाकी इसका एक मोटा हिसाब जो किसान याद रख सकते हैं, तो प्रति बीघा में 70 किलो दोनों खाद, यानी 70 किलो एनपीके और 70 ही किलो यूरिया ये ज्यादा पानी की खेती के लिए आपको डालना है। और ये देना कब है इसका? हाँ, इसका समय भी मैं बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताऊं, यदि आप कम पानी की खेती कर रहे हैं तो वहां आपको डालना है मात्र 40 किलो दोनों खाद। अच्छा। और अगर आप देर से बुआई कर रहे हैं तो वहां डालना है आपको 50 किलो दोनों खाद। हाँ। बाकी ये ध्यान रखें, अगर आप कम पानी की खेती कर रहे हैं तो आप दोनों खाद को मिक्स करके और बोनी से पहले सारी की सारी मात्रा एक साथ जमीन के अंदर दे दें। यूरिया को भी बोनी के पहले जी, यूरिया और एनपीके 12-32-16 दोनों। अच्छा। लेकिन यदि आपकी बुआई समय की या देर की है, उस अवस्था में हम यूरिया की आधी मात्रा लेते हैं और एनपीके की पूरी मात्रा लेते हैं। उसकी जो है बुआई गेहूं से पहले कर देते हैं जमीन के अंदर, और बाकी बची हुई यूरिया की आधी मात्रा को 2 भाग में तोड़ के देते हैं, जो कि 2 अगले पानी के बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में दिया जाता है। आमतौर पे यदि हम पानी की बात करें तो ज्यादा पानी वाले गेहूं या समय से बुआई में हम 20-20 दिन के अंतराल से 4 सिंचाई करते हैं, 20, 40, 60, 80। तो जो आधा बचा हुआ यूरिया है उसके 2 भाग करें, 25% और 25%। तो 25% 20 दिन वाले पानी पे और बाकी बचा हुआ आखिरी 25% 40 दिन वाले पानी पे। तो इस तरह से अगर हम देंगे तो पूरे साल जो है वो पूरी सीजन तक यूरिया या नाइट्रोजन पौधे को उपलब्ध रहती है, बढ़वार उसकी संतुलित होती है और उससे जो है वो अच्छी से अच्छी आपकी उत्पादन की गुणवत्ता भी बनती है और उत्पादन भी आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। किसान भाई, सर ने हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है जो अभी तक हम किसानों को मालूम नहीं थी, कि बोनी के पूर्व भी यूरिया को दिए जाने से फसल में फायदा होता है। सर ने जैसा बताया अभी कि हम जैसे एनपीके बोनी के पूर्व या बोनी के साथ में जो शिड्यूल में गेहूं के साथ में देते हैं, उसके साथ में अगर यूरिया भी दिया जाए तो उससे भी गेहूं की फसल में हमारे उत्पादन में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। ये एक नई बात हमें आज पहली बार जानकारी मिल रही है ऐसी। उसका सर फायदा कैसे मिलता होगा सर? वो यूरिया तो उगल जाता है जल्दी। तो उसका फायदा ऐसा मिलता है कि देखिए, हम जब अगेती बोनी करते हैं तो वो कम पानी वाली प्रजाति है जी। कम पानी वाली प्रजाति में हम आमतौर से मान के चलते हैं कि 2 से 3 सिंचाई किसान के पास उपलब्ध होगी। तो पहली सिंचाई तो हर तरह के गेहूं में किसान को गेहूं बोने के तुरंत बाद करना है, चाहे वो अगेती हो, समय से हो या पछेती हो। लेकिन इसके बाद की जो सिंचाई है उसमें अंतराल अलग अलग होते हैं। यदि कम पानी की गेहूं की खेती आप कर रहे हैं तो उसमें आपको बाद में 2 सिंचाई करना होता है। पहली सिंचाई 35 से 40 दिन
और दूसरी और अंतिम सिंचाई 70 से 75 दिन। लेकिन यदि कभी कभी ऐसा भी होता है क्योंकि कम सिंचाई जब किसान करता है, यानी कि उसके पास जल की उपलब्धता कम है, 70 दिन तक तो पानी रहेगा, तो यदि वो 70 दिन वाला पानी नहीं दे पाएगा तो बिना पानी के अगर आप बाद में यूरिया डालेंगे तो उसका फसल उपयोग नहीं कर पाएगी। इसलिए ऐसी खेती में यूरिया पहले देने के लिए संस्तुत किया गया है। अच्छा। ताकि वो शुरू के पानी में और 35 दिन वाले पानी में पूरे यूरिया का उपयोग फसल कर ले और वो अपनी बढ़वार जो है सुनिश्चित कर ले, पैदावार भी उसको अच्छी मिल जाएगी। अच्छा, अब ये तो हो गई खाद की बात, उसके बाद में सिंचाई की बात कर लेते हैं। सिंचाई के लिए किसान भाई ध्यान रखें, जैसा मैं अभी बता रहा था कि कम पानी वाली खेती में आपको बाद में उगने वाले पानी के बाद 2 सिंचाई करना है। पहली 35 से 40 दिन और दूसरी 70 से 75 दिन। इसमें कई किसान जो है वो गलत भी, उल्टा सीधा भी सिंचाई करते हैं, तो कृपया मेरी ये सलाह है कि किसान भाई ऐसा ना करें। किसान ऐसा सोचते हैं कि ये जल स्रोत सूख जाएगा तो मैं इसमें जल्दी पानी दे दूं, तो वो जल्दी पानी देने से फसल में फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। अगर शुरू में जल्दी पानी देंगे तो फसल में कल्ले बहुत ज्यादा फूटेंगे और बाद में जब पानी उसको नहीं मिलेगा तो वो सारे कल्ले एक साथ सूख जाएंगे। अच्छा। तो इससे अच्छा ये है कि हम उसको पानी जो है वो लंबे अंतराल पे दें, ताकि बेशक उसमें कम कल्ले बने लेकिन उन सभी कल्लों में जो है वो दाने आए, बाली बने, दाना अच्छा बने और मोटा भी बने वो। जी तो बारीक दाना रहे। तो इसीलिए सिंचाई के अंतराल का हमें ध्यान रखना है कि कम पानी अगर है तो आप बेशक से 70-75 दिन वाला पानी उपलब्ध ना हो तो ना दें, उगने का पानी दें, उसके बाद में 35-40 दिन वाला पानी दें। इतने में भी आपको कम पानी वाली प्रजातियां प्रति हेक्टेयर 30-35 क्विंटल तक उत्पादन आसानी से दे देती है। इसके बाद यदि समय से बुआई की बात करें तो उनमें पानी भरपूर उपलब्ध होता है। वहाँ किसानों को संस्तुत किया गया है कि 20-20 दिन के अंतराल से 4 सिंचाई करें, यानी 20, 40, 60 और 80 दिन के आसपास अंतिम सिंचाई का समय होता है। यदि आपके पास जल उपलब्ध है उसके बाद तो भी आपको उसके बाद सिंचाई नहीं करना है। अन्यथा जो है वो उसकी गुणवत्ता भी खराब होती है और पैदावार में भी कमी आती है, बाजार भाव भी कम मिलेगा। कलर खराब हो जाता है। किसान भाई ध्यान रखें। बहुत सारे किसान जो है वो नहरों के किनारे जो खेती करते हैं वो अक्सर जो है उसके बाद भी पानी 90, 95, 100 दिन में भी देते रहते हैं, तो उससे पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर उसका विपरीत असर पड़ता है। देर से जब हम बुआई करते हैं तो उस अवस्था में भी हमें 4 सिंचाई लगाना पड़ती है। वहां आप सिंचाई का अंतराल 20 दिन की जगह कम करके 16-17 दिन या 17-18 दिन कर सकते हैं। ऐसे किसान जहां पर कि पहाड़ी खेत है, ढलुआ खेत है या बलुई मिट्टी है, तो वहां एक सिंचाई जो है वो बढ़ा सकते हैं और वहां जो है वो सिंचाई का अंतराल भी थोड़ा सा अपने खेत के अनुसार वो कम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और सिंचाई हो गई, अपना गेहूं पकने का आ गया, उस समय कोई सावधानी बरतने की चीज और खरपतवार के बारे में कुछ बताइए सर। बाकी रोग और खरपतवार का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रोगों के लिए यदि बात करें तो अगर आप नई किस्म की जाति बो रहे हैं तो ये मान के चलें कि जो सबसे ज्यादा खतरनाक रोग है गेहूं का वो है गेरुआ। तो वो गेरुआ से बचाव आपका नई प्रजाति अपने आप कर देती है, प्रतिरोधक क्षमता वाली रहती जी। तो आपको ये करना है कि गेरुआ रोग से बचाव के लिए नई जाति को चुनना है और पुरानी जातियों को छोड़ना है, बंद करना है। इसके अलावा 2 तरह के गेरुआ होते हैं, काला गेरुआ और भूरा गेरुआ। काला गेरुआ किसान भाइयों मालवी गेहूं में या ड्यूरम में आता है। और भूरा गेरुआ जो है वो शरबती चंदोसी या रोटी वाले गेहूं में ही आता है। और ये दोनों गेरुआ कभी एक दूसरे में नहीं जाते। तो इसका फायदा हम इस तरह से उठा सकते हैं कि यदि हमारे किसान भाई दोनों तरह की जातियां लगाएं, शरबती चंदोसी और मालवी भी, तो कभी अगर एक तरह का गेरुआ एक खेत में आ भी जाता है तो दूसरी प्रकार की जाति उसको आगे नहीं बढ़ने देगी। और ये रोग कभी भी जो है महामारी के रूप में नहीं फैल पाएगा, जो कि पहले हमारे मध्य भारत में 2-3 बार ये अवस्था आ चुकी, क्योंकि एक ही प्रकार का गेहूं बोया जाता था और ये महामारी गेरुआ आने से फिर बड़ी तेजी से ये फैलता है और फिर ये पूरे के पूरे गेहूं को ये खत्म कर देता है। तो गेरुआ से बचने के लिए एक तो नई जाति का उपयोग करें और दूसरे शरबती चंदौसी के साथ साथ मालवी गेहूं की भी खेती करें। दोनों तरह की किस्में लगाएं जी। तो इसके अलावा अन्य कोई रोग जो है वो बीज जनित यदि आते हैं तो उसके लिए आपको सावधानी ये रखना है कि आप बीज का जो भी चुनाव करें वो अच्छे स्रोत का बीज हो, अच्छी जगह से लें और प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें। और कई बार किसान भाई दूसरे जिलों में कहीं भ्रमण वगैरह पे जाते हैं, वहां से बीज ले आते हैं,
तो कई बार उनके साथ जो है वो खरपतवारों के बीज या रोगों के रोगाणु भी आ जाते हैं। तो हमेशा ये सावधानी रखें किसान बंधु कि ये अपने क्षेत्र के लिए जो संस्तुत नई जातियां हैं उनमें से ही चुने और हमेशा अच्छे स्रोत से प्रमाणित बीज लाएं। तो अन्य कोई भी रोग आपके यहाँ नहीं आएगा। विशेष कोई दिक्कत होती है तो आप जो है वो किसी भी वैज्ञानिक को या कृषि विभाग को या कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से आप संपर्क करें, उनको बताएं और उनकी संस्तुति के बाद ही किसी किस्म की दवा का उपयोग करें। अन्यथा कई बार जो है वो फायदे की जगह आपको नुकसान भी